मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। दुआ है हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। जनाब, आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी ज़ुबान का कितना बड़ा किरदार होता है हमारे तमाम तर मामलात में, हमारी ज़िंदगी में? हम सारी उम्र किसी के साथ अच्छा चले, उसके दुख सुख में उसका साथ निभाएं, ये सब कुछ मुमकिन होता है हमारी ज़ुबान के खलूस की वजह से। और यही हम थोड़ा सा भी ज़ुबान की मिठास को कम करके देख लेना, या किसी से थोड़ी सी बदतमीज़ी से बात करके देख ले, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कितना हमारे साथ खड़ा हुआ है और कौन कितना हमारे ख़िलाफ़ है। हमारी गुफ्तगू में 2 से 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं जिनका ख्याल हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। सबसे पहले तो होती है हमारी बात बिल्कुल मायने खेज़ और क्लैरिटी से भरपूर होनी चाहिए। उसके बाद हमेशा ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल हम लोग सच बोलें, और उतना ही सच बोलें जितनी बात दरअसल है, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना डालें, ताकि आप भी मौक़िफ़ पर अपने कायम रह सकें और सामने वाले को भी वही समझ आए जो आप कहना चाह रही हैं, और उसको समझने में भी आसानी पैदा हो। और सबसे अहम बात, जो आजकल हम ऐसी बातें ऐसे ही कर जाते हैं जिनके 2-3 या उससे भी ज़्यादा मतलब होते हैं, और इस तरह सुनने वाला कोई भी मतलब ले सकता है, वो उस चीज़ को किसी भी एंगल से सोच सकता है। और जब वो नाराज़गी का इजहार करता है तो आप कहते हैं जनाब मेरा तो वो मतलब ही नहीं था, हालांकि हमारी बात का वही मतलब होता है जो दूसरा समझा होता है। लेकिन एंड पे हम क्या करते हैं कि हम उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा तो वो मतलब नहीं था, आपने गलत समझा है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बात बिल्कुल सीधी हो, कि इस गलत फहमियों से भी हम बच सकें, और उसके साथ साथ हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करते हुए अपने रिश्तों को ख़राब होने से भी महफूज रख सकें, क्योंकि ये एक ज़बान ही है जिसकी वजह से लोग जनाब हमारे रिश्तों में फूट पड़ जाती है, हमारे रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इवन कि हमारे रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो अगर आपकी ज़बान अच्छी होगी, आपकी ज़बान मिठास से भरी हुई होगी, चाशनी से भरी हुई होगी, तो बहुत से रिश्ते आप अपने अजीज़ व अकारिब, अपने खूनी रिश्तों के अलावा भी बहुत से रिश्ते आप बना सकते हैं। वरना जनाब ऐसे रिश्ते जो हमारे खूनी रिश्ते होते हैं, सिर्फ हमारी ज़बान की वजह से वो भी हमें छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़बान से बहुत कड़वा बोलना शुरू हो जाते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और हमें ये समझ लगता है कि शायद हम जो बोल रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं वो ही ठीक है, अगला तो कुछ किसी खाते में नहीं हम उसको लेते हैं। तो इसलिए ज़बान से जब भी बोलिए अच्छा बोलिए और अगले को समझने की भी कोशिश कीजिए। तो आज का यही पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, कि हमारी ज़ुबान का बहुत बड़ा किरदार होता है हमारे तमाम तर मामलात में, हमारी डेली रूटीन में। हम जो चीज़ें भी कर रहे होते हैं ना, उसमें बड़ा अहम किरदार होता है। तो इसलिए अपना जो कम्युनिकेशन है, या जो अपनी ज़बान से निकला हुआ एक भी हरूफ है, एक भी लफ्ज़ है, उसको देखभाल कर बोलना चाहिए। हमारा सेगमेंट है सेहत और फिटनेस, जहां बात करते हैं सेहत और फिटनेस की। जनाब, एक बड़ा ही मशहूर मकूला है कि इफ़ योर स्किन फिट दैन ऑल फिट, यानी अगर आपकी स्किन फिट है तो आप मुकम्मल तौर पर फिट होते हैं। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, ख़ास तौर पे ह्यूमन स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, और अगर ख़वातीन की बात कर ली जाए तो इनके और भी बहुत सारे जल्दी मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। जवान और दिलकश स्किन सिन्फ़ नाज़ुक का एक बेहतरीन जेवर भी होती है, और हसीन नज़र आना हर औरत का ख्वाब है। इसलिए ख़वातीन में अपनी स्किन की हिफाजत का रुझान खासा ज़्यादा पाया जाता है। कहा जाता है कि मौसम के इंसानी जिल्द पर सबसे पहले असरात मुरतब होते हैं, और यही वजह है कि जब सर्दी का मौसम आता है ना, तो हमारी स्किन के बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। और दुनिया में तकरीबन 3000 जल्दी अमराज पाए जाते हैं। एक्जिमा, खुश्क जल्द, बदन पर खारिश होती है, बेरंग होंठ हो जाना, बेजान बाल, फटी एड़ियाँ और दुखती उंगलियां, ये सब ऐसे मसाइल हैं जिनसे सर्दियों में मुतअद्दिद इंसान मुतासर होते हैं। और अगर मसाइल पर बर वक्त काबू पा लिया जाए तो मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार नहीं करता है। ताहम कई अफराद को इस बात का दुरुस्त अंदाज़ा या फिर इल्म ही नहीं होता कि ऐसे मसाइल पर काबू कैसे पाना है। लेकिन अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त स्किन केयर एक्सपर्ट डॉक्टर मदीहा मलिक मौजूद हैं जनाब, जिनसे हम आज ये तमाम तर सवालात के जवाबात लेंगे, और जितने भी हमारे स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं ख़ास तौर पर विंटर सीज़न में,
उनसे किस तरह हम लोगों ने जनाब छुटकारा हासिल करना है, ख़ासतौर पर एक्जिमा के हवाले से आज हमने बात करनी है। तो वेलकम कहते हैं डॉक्टर मदीहा को। डॉक्टर मदीहा, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मदीहा, सर्दियाँ मतलब जब भी कोई मौसम आता है तो हमारी स्किन के ऊपर आउटब्रेक होना शुरू हो जाता है, उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो हमारी स्किन पे आते हैं। ख़ासतौर पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, एक्जिमा की जिसमें मैंने बात की है वो हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो एक्जिमा क्या है जो हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करता है? एक्जिमा बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ एलर्जी यू कैन से। जब भी मौसम चेंज होता है, लाइक जैसे विंटर सीज़न आता है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। जैसे ही मौसम जो है वो खुश्क होता है तो आपकी स्किन के अंदर एक वाटर रिटेन होता है, हाइड्रेटेड होती है आपकी स्किन, तो वो वाटर लॉस करना शुरू कर देती है टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्योंकि जैसे वाटर इनसाइड ज़्यादा है, बाहर कम है, तो वाटर जो है वो मूव करता है। जब आपकी स्किन से या बाकी चीज़ों से वाटर मूव करता है, देन इट लीव्स आर ड्राई पैचेस। दैट्स वाई यू नीड्स मॉइस्चराइज़र एंड ऑयली टाइप ऑफ स्किन केयर इन द विंटर सीजन, बिकॉज आपका आउट सीज़न या आउट वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। That's why you need more skin care routine in the winter season as compared to the summer. तो जैसे ही आपकी स्किन ड्राई होती है, वाटर उसके अंदर कम होता है, तो आपकी स्किन पैची भी होती है, रेडनेस भी होती है, उसके ऊपर ब्लम्स बनने शुरू होते हैं। आपको एक्जिमा लाइक खारिश शुरू हो जाती है आपके बदन पे, क्योंकि वो स्किन जब आपकी ड्राई है और इची है, देन आपको इरिटेशन होगी टू स्नैच और स्क्रैच योर स्किन। जब भी आप स्क्रैचिंग शुरू करते हैं तो आप अपनी स्किन के बैरियर को और ज़्यादा जो है वो डैमेज देते हैं। तो जब आप ज़्यादा स्क्रैचिंग करते हैं तो देन इट लीड्स टू द इन्फेक्शन ऑफ योर स्किन। जो आपकी आउटर लेयर बैरियर है वो ब्रेक होता है, तो बैक्टीरिया और जो बाहर के इन्वायरमेंट के इन्फेक्शंस हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं आपकी स्किन के अंदर। दैट लीड्स टू द ब्लिस्टर्स और पस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके बदन पे दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इतना सिंपल है जितना कि आप इसको कह सकते हैं कि वो ड्राइनेस से लेके आपकी पसी सिचुएशन तक ही एक्जिमा जो है वो लास्ट कर सकता है। इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर केयरिंग इट। सो मतलब सिर्फ ड्राइनेस से शुरू होता है? बिल्कुल बिल्कुल। स्किन के ऊपर ड्राइनेस आपकी स्किन जब भी ड्राई होती है, वो आपकी स्किन भी हो सकती है, आपका सर की स्कैल्प भी हो सकती है। जो आपकी डैंड्रफ होती है, इट्स आल्सो टाइप ऑफ एक्जिमा। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपकी जो भी मैक्सिमम बॉडी है वो स्किन ही है आपका मैक्सिमम एरिया जो है। तो जहाँ जहाँ से वाटर लॉस हुआ है वहाँ से ड्राइनेस शुरू हुई तो आपको इरिटेशन, इचिंग, खारिश, ये सारी चीज़ें शुरू होंगी। जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन को इरिटेट करेंगे तो बैक्टीरिया और बाहर के जर्म्स जो हैं वो पेनिट्रेट करने शुरू करेंगे आपकी बॉडी पे। तो जितना आप बैड ट्रीट करेंगे उस कंडीशन को, उतना ज़्यादा ये वर्स्ट होता जाएगा। तो एक्जिमा आप इसको इस तरह ले सकते हैं, लाइक ये ड्राइनेस से शुरू होगा, लेकिन इट कैन बी एनी एलर्जन। जो आपके लिए एलर्जन हो सकता है, मेरे लिए ना हो। जैसे आप कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर रही हैं जिसके अंदर कोई फ्रेगरेंस है, कोई ऐसा खाना खा रही हैं जो आपके लिए एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है, वो शायद मेरे लिए ना हो। कोई ऐसा मतलब कोई डेंडर है, कोई कपड़ा आप पहनते हैं जो आपके जिस्म को जो है इरिटेट करता है, तो आप अपने स्किन को स्क्रैच करना शुरू करते हैं एंड देन इट गोज़ टू द वर्सन। या अच्छा, क्या इसके सिर्फ यही कॉजेज़ है कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से ये हो रहा है, और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं? ये ड्राइनेस है। इसके अलावा आपकी बॉडी का रिएक्शन होता है अगेंस्ट डिफरेंट एलर्जेंस। तो वो एलर्जेंस आपकी बॉडी के लिए, एक तो वेदर हो गया कि वो कोल्ड वेदर, इट कैन बी अ कॉज ऑफ एलर्जन। वो तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन उसको शो करती है उसका इफेक्ट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो समर में, जैसे किसी बंदे को परफ्यूम से कोई एलर्जी होती है, तो देन योर बॉडी स्टार्ट इरिटेटिंग अगेंस्ट दैट। और किसी को कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है तो उसके अगेंस्ट भी आपको एलर्जी। और इसके अलावा आपको एस्थमा, पॉलन्स, ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। जो एस्थमा है इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। तो आपकी एलर्जी सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ एक्जिमा है, एस्थमा भी एलर्जी है। तो एक्जिमा आपकी स्किन से रेलेवेंट हो गया, लेकिन एस्थमा आपकी लंग्स में और बाकी जगहों पे जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। तो आप की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट तरह के एलर्जेंस हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि आपकी बॉडी किस
उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो कर रही है, एंड यू हैव किस चीज़ से आपको एलर्जी है ये आपको पता होना चाहिए। एंड यू हैव टू अवॉइड दैट। अब बहुत से लोग हैं मतलब जिनके यहाँ पर खुश्की होती है एल्बो पे, जिनके घुटनों पे बहुत ज़्यादा खुश्की होती है और खारिश करते रहते हैं, फिर वो जख्म भी बन जाते हैं, वो भी एक्जिमा है क्या? सॉर्ट ऑफ एक्जिमा, यस। अच्छा, वो एल्बोज पे हो सकता है, आपके पाम्स पे हो सकता है, आपकी एड़ियों पे हो सकता है। वो आपकी बॉडी मतलब डिफरेंट तरह से रिएक्ट करिए। एट दैट केस आपको ये करना है कि आपको स्क्रैच नहीं करना। जब भी आपकी बॉडी थोड़ी सी भी ड्राई हो, जैसे आप नहा के आते हैं विंटर में स्पेशली, आप जब वार्म बाथ लेते हैं तो आप उसके ऊपर जैसे कोकोनट ऑयल लगाएं या ऑलिव ऑयल लगाएं, तो आप उसको सूद रखें अपनी स्किन को। और इसके अलावा हेलोरॉनिक एसिड आता है जो हमारे सीरम्स की फॉर्म में भी आता है, डिफरेंट प्रिपरेशंस के अंदर आता है, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशंस की फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो कंडीशन थोड़ी सी वर्स हो गई है और वो एक्जिमा की तरफ चली गई है, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर और एनी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। तो वो आपको जो है वो एंटी एलर्जिक टैबलेट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, कोई ऑइंटमेंट, क्रीम या कुछ भी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, या कोई स्टीरॉयडल फॉर्मुलेशन दे सकते हैं जिसको आप अप्लाई करें ताकि आपके जो भी पिंपल्स या बम्प्स बन गए हैं वो कंट्रोल हो सकें। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे देन इट लीड्स टू द वर्सन सिचुएशन। और बहुत से लोग हैं उसके ऊपर खारिश कर करके उसको कर लेते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, वो फिर आपका इन्फेक्शन, एक्जिमा जो है वो आपके स्किन इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है, और वो इन्फेक्शन ज़्यादा डीप हो जाए तो देन इट लीड्स टू द सेप्सिस मे बी, तो दैट मे बी फैटल टू योर लाइफ। लोगों की जो उंगली की ये हाँ टिप्स है, वो टिप्स होती है, ये भी फटना शुरू, मतलब अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, वो भी इसीलिए कि आपका ये प्रोसीजर होता है। बिल्कुल, ये इसीलिए होता है कि आपका बॉडी के अंदर मॉइस्चर इनफ नहीं है। आप पहले तो पानी का इंटेक ज़्यादा करें, विंटर्स में स्पेशली हम छोड़ देते हैं, ये भी एक फॉर्म हो सकती है एक्जिमा की। बिल्कुल, आप पानी पीना कम कर देते हैं विंटर्स में, क्योंकि आपको एक वो फील नहीं आ रही होती कि आपने पानी पीना है। हाँ, तो आपने अपना इंटेक पूरा रखना है ताकि इंटरनल हाइड्रेशन आपकी जो है वो प्रॉपर हो। उसके अलावा भी आपने अपनी स्किन केयर लाइक मॉइस्चराइज़र आपने यूज़ करना है। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है दे ऑल्सो नीड मॉइस्चराइजेशन। हम ये करते हैं कि अगर किसी की स्किन पे ऑयल है तो वो मॉइस्चराइज़र उसने नहीं लगाना, हाँ, बट यू हैव टू टेक केयर, लाइक यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र इफ़ यू हैव द ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए ये हो सकता है कि आप कोई जेल फॉर्म के अंदर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें रादर देन ऑयल बेस। आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो हैं वो अप्लाई करें, बट आपने अप्लाई ज़रूर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो वाटर है वो लॉस्ट हो रहा है आपकी स्किन से, अल्टीमेटली आपकी स्किन पे रैशेज़ और ये पैचेस तो आ ही रहे हैं, लेकिन वो स्किन एजिंग की तरफ भी लेके जा रहा है आपको। अच्छा, और वो आपके फिर वो फ्रैकल्स बनेंगे, यानी कि झुर्रियाँ बनेंगी फेस पे, आपकी हाथों पे, आपकी मतलब बॉडी पे। जितना ज़्यादा वाटर लॉस्ट होगा आपका विद टाइम, तो उतनी ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ जाएगी। अच्छा, जिस तरह मैंने बात की कि वो हमारा इन्फेक्शन होने में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो इतनी बुरी सिचुएशन हो जाती है लोगों के लिए, मतलब मैंने तो विटनेस किया हुआ है, तो इसलिए आपको बता पा रही हूँ कि वो जब अगर मॉइस्चराइज़र भी ऊपर लगाते हैं ना तो उससे भी उनको इरिटेशन या जलन होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, जब वो आपकी जैसे आप विंटर आता है तो आपके टिप्स पे ज़्यादा आपको ठंड लगती है ना, आपकी ये चीज़ें ओपन होती हैं, आपके हाथ और पाँव, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट होते हैं। तो आप रात को सोने से पहले कोई वैसलीन या ज़्यादा ऑयली चीज़ लगाएं ताकि आपकी जो स्किन जो है वो सूद रहे, प्रॉपरली जो है वो हाइड्रेटेड रहे। हेलोरॉनिक एसिड बड़ा अच्छा इंग्रेडिएंट है जो आपकी वाटर को रिटेन कर सकता है बॉडी के अंदर, स्किन को। तो आप सीरम्स की फॉर्म में उसको अप्लाई कर सकते हैं, रात को सोने से पहले अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके वाटर का लेवल जो है वो स्किन में मेंटेन रहे। तो जब आप उसका केयर नहीं करते, जैसे आपको थोड़ा सा ही नज़र आ रहा है, तो अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे देन इट लीड्स टू द वर्सन। तो फिर आपको उसकी केयर जो है फिर वो आपको डॉक्टर से ही करनी पड़ेगी, बिकॉज वो इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। तो वो फिर डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयडल और इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसका एक मरतबा हमने ट्रीटमेंट करवा लिया, मुकम्मल तौर पर ये ठीक हो गया, एक्जिमा अगर ठीक हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्जिमा है, तो क्या वो दोबारा से नेक्स्ट सीज़न में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जैसे सीज़न चेंज होगा। आपकी स्किन केयर अगर प्रॉपर नहीं है, स्किन केयर आपने मस्ट करनी है।
प्रॉपर हो ना हो, बट यू नीड अ स्किन केयर। जैसे ही ड्राई वेदर है, जैसे आप पानी पीते हैं आपको ज़रूरत है, इसी तरह आपकी स्किन को भी डिफरेंट तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें चाहे आप ऑयल बेस्ड वो फॉर्मुलेशंस लगाएं या डिफरेंट तरह की क्रीम्स या सीरम्स, लड़कियां तो स्पेशली आजकल तो वो स्किन केयर का वैसे ही बहुत ज़्यादा रुझान है। हाँ, रुझान देखने को मिल रहा है। तो रात को सोने से पहले बहुत सारे लोगों ने अपनी वो मेंटेन किया होता है कि मैंने पहले ये लगाना है देन ये लगाना है। तो यू शुड लाइक कीप ऑन अप्लाइंग hyaluronic एसिड सीरम। विटामिन सी आप उसको ऐड करें, दैट इज़ वेरी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रीम। विटामिन सी कहा जाता है कि रात को लगाना चाहिए, सुबह के वक्त नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑक्सीडाइज होने से बचने के लिए हम उसको रात को लगाते हैं, क्योंकि आपका सन एक्सपोजर नहीं हो रहा होता, तो वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता आपकी स्किन के लिए। अच्छा, घर में हम लोग बहुत ज़्यादा टोटके जो है वो आजमाते हैं, खुद से ही करते हैं, तो क्या इस तरह के अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनके ऊपर भी हमें घर पे जो टोटकाज हम लोग करते हैं वो करना चाहिए? इन्फेक्शन पे तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि टोटका अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ वर्स हो गई है और वो इन्फेक्शन बन गया है तो वो आपको मेडिसिन के थ्रू ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्जिमा आपको ख़ारिश या ड्राइनेस है तो आप उस पर कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या इस तरह की कोई भी चीज़ें, एलोवेरा जेल हो गई, वो भी बड़ी अच्छी होती है, तो आप उस तरह की चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको डैंड्रफ हो रहा है तो डैंड्रफ में योगर्ट बड़ा अच्छा होता है। इसके अलावा जो आपका लेमन जूस है दैट इज़ वेरी गुड, वो भी आपकी होम रेमेडी में से है। तो आपकी स्किन की ये जो स्कैल्प है, डायरेक्ट तो नहीं लगाना चाहिए। हाँ, वो जो आपका एसिडिक है और वो फिर एसिडिक चीज़ ही हमने अप्लाई करनी है, क्योंकि जब आप कोई एसिड अप्लाई करते हैं वो आपकी स्किन के पीएच को नीचे लेके आती है। तो हमें वही चीज़ चाहिए। आप अगर कोई एप्पल साइडर विनेगर अगर यूज़ करें तो एक पार्ट अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो एक ही पार्ट आपने वार्म वाटर लेके उसको मिक्स करके देन आपने मसाज करना है 4 to 5 मिनट्स ऑन योर स्कैल्प एंड देन लीव इट एंड देन वॉश इट। तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन की, स्कैल्प की जो पीएच है वो डाउन हो जाएगी और उसके बाद जो है आपको लेस चांसेस होंगे डैंड्रफ के। डैंड्रफ भी डिफरेंट तरह से होता है, लाइक अगर एक तो वेदर अगर ड्राई है दैट मे बी अ कॉज ऑफ डैंड्रफ। जैसे विंटर्स में बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन कुछ लोगों को समर में भी होता है। दैट टाइप ऑफ डैंड्रफ इज़ लाइक कि आप अपना सर सही से वॉश नहीं करें या रेगुलर वॉशेस नहीं ले रहे शैम्पू से, तो एक्सेसिव ऑयल आपके सर पे एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट लीड्स टू द डैंड्रफ। और एक थर्ड टाइप का डैंड्रफ होता है, वो आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, यीस्ट मोलेसेजिया उसको कहते हैं, दैट इज़ द कॉज ऑफ डैंड्रफ। यीस्ट हमारी बॉडी में वैसे भी ऊपर प्रेजेंट होता है, बट वो कॉज ऑफ डैंड्रफ होता है जब आपकी स्किन जो है वो ड्राई और इची होती है, तो वो और डैम्प होती है। जब आप बहुत ज़्यादा हॉट शावर्स लेते हैं तो वहाँ पे ग्रो करने लग जाता है, तो उसकी एक डेंस लेयर बन जाती है जो हमें डैंड्रफ की फॉर्म में नज़र आती है। और डैंड्रफ जो है वो इटसेल्फ हेयर फॉल कॉज नहीं करा, लेकिन जब आप अपनी स्किन को स्क्रैच कर रहे हैं तो वो आपके फॉलिकल्स को डैमेज कर रहा है, दैट स्क्रैच। तो वो जब आप स्क्रैच कर रहे हैं, फॉलिकल डैमेज हो रहे हैं, दैट कॉज द हेयर फॉल। डैंड्रफ इटसेल्फ हेयर फॉल कॉज नहीं करता। तो आप जब उस डैंड्रफ को छेड़ते हैं, खुजाते हैं अपने जो है वो सर को, तो वो फॉलिकुलाइटिस एक स्टेट होती है, वो कॉज करता है। दैट फॉलिकुलाइटिस लीड्स टू द हेयर फॉल। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे पास कितनी करनी चाहिए हमें, या जो हमारे शैम्पूज हैं अगर आपको विंटर में ड्राइनेस की वजह से हो रहा है तो आप वीक में एक दफ़ा अपने सर की ऑयलिंग करें, जिसमें आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छा ऑयल। आर्गन ऑयल बहुत अच्छा है, दैट इज़ वेरी लाइट, आप उसको आफ्टर शॉवर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको ऑयली वो टाइप नहीं देता जैसे सरसों का तेल देता है। तो आर्गन ऑयल इज़ वेरी सॉर्ट ऑफ लाइक गुड इंग्रेडिएंट फॉर द हेयर केयर। तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन की जो स्कैल्प है वो ड्राई ना हो, अगर वो ड्राइनेस की वजह से हो रहा है। अगर तो वो ऑयली स्किन की वजह से हो रहा है तो यू शुड टेक अ रेगुलर शॉवर्स। आप अपने सर को गंदा ना छोड़ें अगर वो समर में हो रहा है, तो आप रेगुलर जो है बाल धोएं अपने, उसको केयर करें, साफ़ सुथरे रहें। और अगर वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, यीस्ट की वजह से, देन यू शुड यूज़ अ मेडिकेटेड शैम्पू। मेडिकेटेड शैम्पू के अंदर वो जिंक इंग्रेडिएंट होता है जो कि उसको जो है वो एलिमिनेट कर रहा होता है आपके फंगल डैंड्रफ को। बहुत ज़्यादा आगे है कि सल्फेट फ्री जो है वो शैम्पू हाँ जी बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। उसकी वजह से भी जो हेयर फॉल या जो हमारे बाल है वो डैमेज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। सल्फ़र देखें, ये सॉर्ट ऑफ हैवी मेटल्स होते हैं। जितने भी आपका पानी अगर गंदा हो या कोई भी हैवी मेटल आप यूज़ कर रहे हो, आप चाहे स्किन पे यूज़ करें, जैसे मरकरी का बड़ा डेंजरस इफेक्ट है, दैट लीड्स टू द कैंसर। सेम लाइक सल्फ़र भी आपका हेयर फॉल कॉज करता है।
और वो आपके फॉलिकल्स के लिए अच्छा नहीं है। तो यू शुड यूज़ सल्फेट फ्री शैम्पू। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है देन यू शुड यूज़ जिंक कंटेनिंग शैम्पू। डिफरेंट तरह के मार्केट में आते हैं मेडिकेटेड शैम्पू। आप लाइक हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा उसको यूज़ करें, बाकी आप अपना रेगुलर शैम्पू की रिजीम मेंटेन करें, तो उससे भी जो है ये ख़त्म हो जाएगा आपका डैंड्रफ। लेकिन आपको ये बार बार हो सकता है, जैसे ही आपको फिर से फील हो देन आप उसको ऐड ऑन करें। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी स्किन का रिएक्शन है ना अगेंस्ट सर्टेन फैक्टर्स, तो हम उसको कम्प्लीटली 100% अवॉइड नहीं कर सकते। वी कैन प्रिवेंट ताकि वो वर्सन ना हो और उसको हम वहीं पे जो है वो कंट्रोल कर सकें। अच्छा, जो मर्द हजरात हैं उनके तो सर में चले डैंड्रफ होता ही, उनकी जो बियर्ड में भी होता है एग्जैक्टली, और इवन दो के लैशेस में भी डैंड्रफ। हाँ जी बिल्कुल, बियर्ड में भी होता है। सेम वही बात अगेन कि वो ड्राइनेस की वजह से हो रहा है, तो उनको भी ये करना चाहिए। आजकल मार्केट में बियर्ड ऑयल आया है, हाँ, तो रात को सोने से पहले या अगर वो ज़्यादा ऑयली नहीं है तो आप दोपहर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेहतर यही है कि आप सोने से पहले बियर्ड ऑयल यूज़ करें ताकि आपकी ड्राइनेस जो है वो ख़त्म हो और ड्राइनेस की वजह से वो डैंड्रफ जो है और आपको इचिंग ना हो। सेम लाइक जैसे आपका फेस है, आप मॉइस्चराइज़ करती हैं रोज़ाना, तो आप अपने बियर्ड के अंदर भी स्किनी है ना, तो उसको भी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल या किसी भी सीरम की फॉर्म में। अगर आप उसको नरिश कर रहे हैं तो वो फिर आपको डैंड्रफ नज़र नहीं आएगी। और इसी तरह आपने लैशेस की बात की, तो लैशेस में भी आजकल वो लैश सीरम्स आ गए हैं, दैट इज़ ऑयल कंटेनिंग सीरम्स। आप अगर उनको भी नरिश करें ऑयल के साथ तो वो भी आपका ये ख़त्म हो जाएगा, डैंड्रफ का प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये मर्द हजरात जो सुन रहे हैं तो उनके लिए ये टोटका है कि जनाब आपने किस तरह अपना ख्याल रखना है। बालों का तो रखते हैं, अपनी दाढ़ी का और अपनी आंखों के लैशेस का भी ख्याल रखें। अच्छा, दूसरा हमारी वैसे ओवरऑल जो हमारी स्किन रूटीन होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, डे में किस तरह की होनी चाहिए, और जब नाइट हम सो रहे हैं तो उससे पहले किस तरह की हमारी रूटीन होनी चाहिए? जैसे आप सुबह जागें तो एक तो ये है कि आप वाटर इंटेक ज़रूर करें, वार्म वाटर लें। आप गर्मियों में भी ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ ना करें। वार्म वाटर के अंदर आप लीमू बिल्कुल निचोड़ लें, उसमें हनी ऐड कर लें, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक डिटॉक्स वाटर। आप डिटॉक्स वाटर यूज़ करें, उसमें आप मिंट या कोई और कुकम्बर भी ऐड करके डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं। डिटॉक्स वाटर इट्स टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वाटर। आप कि बहुत ज़्यादा वो पॉइज़न को जो है वो आपकी जिस्म से रिलीज़ कर रहा होता है। एक तो आपने ये करना है, अर्ली मॉर्निंग आप उठें, आपने अच्छे क्लेंजर से अपना फेस वॉश करें, किसी भी अच्छे क्लेंजर से, एंड देन वीक में 1-2 बार आप स्क्रबिंग ज़रूर करें ताकि एक्सफोलिएट हो आपकी स्किन। ठीक है। और उसके बाद जो है आप जैसे लड़कियां हैं, अगर उन्होंने तैयार होना है तो आप सबसे पहले अपना मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करें। यू शुड नो कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। अगर वो ड्राई है तो उस पर ड्राई स्किन का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, अगर वो ऑयली है तो उसके रेलेवेंट, अगर वो सेंसिटिव है तो उसकी अलग कॉम्बिनेशंस आती हैं। तो आपने अपनी पहले स्किन टाइप देखनी है कि व्हाट इज़ योर स्किन टाइप एंड व्हाट यू नीड, उस टाइप का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। और सन ब्लॉक आपने मस्ट अप्लाई करना है, वो चाहे आपका विंटर का वेदर हो चाहे आपका समर का वेदर हो। अगर सन नहीं भी नज़र आ रहा फिर भी आपने सन खास तौर ब्लॉक, पर हमें ये होता है कि शायद हम लोग गर्मियों में ही सन ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऐसा नहीं, हमें सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक आप घर के अंदर भी हैं तो तब भी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। UVA रेज, UVB रेज और उसके अलावा आपकी ब्लू लाइट, जैसे आपकी कैमरा लाइट्स, इंडोर लाइट, ये जो लाइट्स हमारे ऊपर पड़ रही है इससे भी होता है। डॉक्टर मदिया मलिक हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर मदिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई। और जनाब हम स्किन प्रॉब्लम्स के हवाले से बात कर रहे थे कि सर्दियों में कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौर के वासियों के हवाले से जनाब हम बात करते हैं और लाहौर के मसाइल, सियासी तब्दीली और जनाब दावों से जुड़े हुए होते हैं। और अगर देखा जाए तो किसने इस साल क्या किया है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और ज़िम्मेदार कौन था ये जानना इंतहाई ज़रूरी माना जाता है। कि अगर देखा जाए ना साल 2022 में तो सियासी तब्दीलियाँ तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, एक के बाद एक इक़्तिदार में
आया है। तो जनाब, मगर अगर तरक्याती कामों की रफ्तार देखी जाए तो वो कुछ भी हमें बदलती हुई नज़र नहीं आई है। वही पुरानी रवश हमें नज़र आई है कि अधूरे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, अधूरी चीज़ें रही हैं, सिर्फ ऐलानात तक चीज़ें महदूद रही हैं। इसके अलावा कुछ हमें होता हुआ नज़र नहीं आया है। शहबाज दौरे इक़्तिदार के मंसूबे 4 साल बाद भी अभी तक अधूरे हैं। और अगर बुज़दार दौर के मंसूबों के हवाले से बात कर ली जाए तो 2 मंसूबे उनके मुकम्मल हुए थे और 2 अधूरे हैं अभी भी। और साल 2022 में मज़ीद 2 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया था। और साल भर तरक्याती कामों की रफ्तार से अवामुन्नास को क्या फ़ायदा मिला है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और वासा की कारकर्दगी कैसी रही है, पीएचए की कारकर्दगी कैसी रही है, एलडीए की कारकर्दगी कैसी रही है, इस पर भी आज हम बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि इन तमाम तर इदारों को बहुत बड़े बजट मिलते हैं और हमारे टैक्सेस में से इनको पैसे जाते हैं जिनके ऊपर इन्होंने काम करना होता है, लेकिन कोई काम नहीं हमें नज़र आ रहा होता। अगर वासा की कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए तो जनाब, साल ख़त्म होने को आ गया है, मगर वासा की जो हालत है इस साल भी नहीं बदली है, वो पुरानी रवश चलती आ रही है। तरक्याती कामों के मद में वासा इंतज़ामिया खातिर खा अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और शहर में जो बेशतर सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे हैं वो अभी तक ठप पड़े हुए हैं। और 2017 से जारी हाजी कैंप ड्रेन मंसूबे का काम जो है पिछले 5 साल बाद भी सिर्फ 74% ही मुकम्मल हो सका है। और अगर पंजाब हुकूमत ने साल में हाजी ड्रेन के लिए 562 मिलियन रुपए के फंड्स जारी किए थे। और जबकि अगर पीएचए को देखा जाए तो साल 2022 पीएचए हुकाम शजरकारी से मुतालिक खातिर खा कारकर्दगी अपनी नहीं दिखा सका है। तो यही सारी जनाब सूरत हाल रही है। और 5 लाख पौधे लगाने का जो हदफ था वो भी पीएचए अपना मुकम्मल नहीं कर सका है। शहर में कोई नया पार्क भी नहीं बनाया गया है। साल 2022 में 5 लाख नए पौधे लगाने का दावा किया था, नहीं पूरा हो सका अभी तक। और अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे को भी पसे पुश्त डाल दिया गया है। तो जनाब, पंजाब हुकूमत की तब्दीली और कारकर्दगी, वासा, एलडीए, पीएचए का साल कैसा रहा, उनकी कारकर्दगी कैसी रही, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जनाब मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, साल गुजरने को है, ख़त्म होने वाला है, 2-3 दिन रह गए हैं। कैसी कारकर्दगी रही? जिस तरह मैंने बात की कि कोई भी नई डेवलपमेंट होते हुए हमें नज़र नहीं आई, वही पुरानी रविश हमें नज़र आई है। तो कुछ नहीं सीखा इन्होंने इस साल से भी? शुक्रिया मुनीबा आसिफ। ये साल 2022 का इख्तिताम हो रहा है और लोग तैयारी कर रहे हैं कि 2023 न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करना है। लेकिन जहाँ पर नए साल को मुबारकबाद देने का दिन आ रहे हैं, वहीं पर ये एहतसाब भी है उन तमाम इदारों का भी, उन स्टेट के पिलर्स का भी, उन तमाम स्टेक होल्डर्स का भी कि उन्होंने इस पूरे साल में किया क्या है। 1 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक 2 या 3 दिन रह गए ये साल ख़त्म होने में। इन इदारों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या जो हमने टाइमलाइन डिसाइड की थी हम उसको अप्रोच कर सके हैं, क्या हमने उसका आधा ही मुकम्मल कर लिया। लेकिन इस साल में जितने दावे किए गए थे उन किसी भी दावे के ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह आपने ये अपने इंट्रोडक्शन में बताया तमाम तरक्याती मंसूबों के हवाले से, तो इस साल में जो ये तकरीबन इस हुकूमत का आखिरी साल गिना जा रहा है, क्योंकि 2023 में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो इस साल भी तरक्याती कामों को नज़रअंदाज किया गया। लाहौर की तरक्की का जिस इदारे को जिम्मेदारी सौंपी गई, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी तक 2017-18 के शहबाज दौरे हुकूमत के जो तमाम तर मंसूबे हैं जो वो छोड़ के गए थे, उनमें से एक भी मुकम्मल नहीं कर सके। अब 2022 का इख्तिताम आ गया, आज तक वो मंसूबे अधूरे हैं। आज की तारीख तक आपके प्रोग्राम में 12 डिस्कस कर चुके। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस उन्होंने डेडलाइन दी, मार्च 2022 में मुकम्मल कर देंगे, जून 2022 में मुकम्मल कर देंगे, सितंबर 2022 में मुकम्मल कर देंगे। बिल आखिर उन्होंने कहा कि 2022 खत्म होने वाला, डेडलाइन देना छोड़ देते हैं, तो उन्होंने डेडलाइन देना छोड़ दी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल नहीं हो सके। एक मोरिया पुल तुसी मंसूबा, मतलब अब तो खुद इस बारे में बात करते हुए शर्मिंदगी होती है, पता नहीं इनको क्यों नहीं होती कि शुमाली लाहौर को मिलाने वाला वाहिद रास्ता एक मोरिया पुल तुसी मंसूबा आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। 2022 इख्तिताम पे आ गया,
होश के नाखून लेने चाहिए। जो सड़कें आपने शुरू की थी वो आज तक मुकम्मल नहीं कर सके। ये शहबाज दौरे इक़्तिदार के मंसूबों को तो हम एक लाइन बोल के पीछे डाल देते हैं कि ये जो मंसूबे हैं ये सुतेली माँ जैसा इनसे सलूक कर रहे हैं। जो आपने अपने मंसूबे शुरू किए वो भी मुकम्मल नहीं किए। बुज़दार साहब ने जो मंसूबे शुरू किए वो भी अभी तक अधूरे पड़े हैं। बुज़दार साहब ने सगियां तुसी मंसूबे का फीता काटा था, उसका संगे बुनियाद रखा था, एक बड़ी पुरवकार तकरीब हुई थी, अभी तक सगियां प्रोजेक्ट भी आपने मुकम्मल नहीं किया। पैकेज 1 पैकेज 2 मुकम्मल नहीं किया। पैकेज 3 का फीता मौजूदा वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब से कटवा दिया। बुज़दार साहब से गुलाब देवी अंडरपास का अधूरा इफ्तिताह करवा दिया। लाहौर ब्रिज अभी तक मुकम्मल है। पूरे साल में इनका क्रेडिट है कि इन्होंने 2 फीते काटे हैं। अच्छा। एक शेरांवाला फ्लाईओवर का, एक शहबाज कलंदर जो है, और शहबाज कलंदर 21 में इन्होंने वो काट के तो बंद कर दिया, वो भी अभी तक अधूरा है। आ रहा हूँ उसकी तरफ भी। कोई भी प्रोग्राम होगा शहबाज कलंदर अंडरपास नहीं भूलेंगे हम, उसको नहीं भूलेंगे हम। हाँ। तो ये शाहकाम और शेरांवाला, एक परवेज़ लाई साहब ने उसका इफ्तिताह कर दिया था। ये जो शेरांवाला फ्लाईओवर है ये बुज़दार साहब ने अपने ऑफिस में इसकी तख्ती मंगवा के, अच्छा, तो उसका उधर ही काट दिया था फीता। वो मौके पर उन्होंने जाना नहीं चाहा क्योंकि वहां पे काम मुकम्मल नहीं था। ये भी जो 2 शाहकाम और शेरांवाला जिनके फीते काटे हैं, जिनका क्रेडिट है इस साल में इनके ऊपर, ये भी अभी तक अधूरे हैं, ये भी मुकम्मल नहीं हो सके। इस तरह ये तो मेगा प्रोजेक्ट्स है ना जिन्होंने एक मैस है लोगों का जिसको फ़ायदा देना है। जो गली मोहल्लों में एलडीए की तरफ से टफ टाइल के या सड़कों की कारपेटिंग के या वाटर सप्लाई सीवरेज के मंसूबाजात शुरू किए गए हैं वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं किए। इनफैक्ट इस साल 2022 में इस हकूमत के पास, खा वो पीटीआई की हुकूमत जो पहले रही, उसके बाद हमजा साहब की हुकूमत आई, फिर परवेज़ लाई साहब की हुकूमत आई, तरक्याती कामों में कोई पोर्टफोलियो इनके पास दिखाने के लिए मौजूद नहीं है कि हमने ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया किसी के भी दौरे इक़्तिदार में। फिर उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एलडीए सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट के नाम से इनको एक प्रोजेक्ट देना था जिसमें पहले 40,000 लोगों को घर देने थे, फिर वो कम करके 20,000 पे आए, फिर वो 10,000 रुपये आए, फिर उन्होंने सोचा कि चलो 4,000 लोगों को इनिशियली बेघरों को छत दे देते हैं, वो भी आज तक नहीं मिली। बल्कि उसकी तो बड़ी तकरीब भी हुई थी, बड़ा जनाब इमरान खान साहब खुद वहाँ पे बुनियाद रखने उसका, उस साइट पर आए थे। और जो मैनिफेस्टो था इनका जो मंशूर था 2018 के इलेक्शन में, अच्छा, कि 50 लाख घरों की फराहमी, ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, ये जिसमें ये 4,000 घर थे। आज तक वहां पे भी एक अपार्टमेंट नहीं बना। कम से कम एक अपार्टमेंट बना के तो दिखा दें कि इस तरह का लोगों को अपार्टमेंट बना के देंगे। तो 2022 गुजर गया, इदारों की रविश तब्दील नहीं हुई। खास तौर पर ये एलडीए की बात की कि इन्होंने डेवलपमेंट में ऐलानात तो बहुत किए और इनकी मंजूरियां भी बहुत हुई। इन्होंने बहुत मंजूरियां पंजाब हुकूमत को फंड्स मिलते रहते थे वक्तन फवक्तन ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, या फंड्स नहीं मिलते थे इस वजह से काम रुक जाता था? इसमें ना मल्टीपल रीजन है मुनीबा। मैं समझता हूँ कि यही चीफ इंजीनियर थे, अच्छा, इसी तरह के ही ब्यूरोक्रेट डीजी एलडीए होते थे, यही तकरीबन मैनेजमेंट थी ब्यूरोक्रेसी की। और मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर 100 दिन में मुकम्मल हो जाता था, फिर कलमा चौक अंडरपास 6 माह में मुकम्मल हो जाता था, उसके ऊपर फ्लाईओवर है वो मुकम्मल हो जाता था। 2 से 2.5 साल के अरसा में मेट्रो बस का जो 27 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक है वो मुकम्मल हो जाता था। अभी आके जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो ज़ाती तौर पे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं देती। अगर ये कहा जाए कि इनकी तरजीहात में नहीं होता तो ये गलत नहीं होगा। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करके उसके बाद उसके तम तराक ऐलानात से अपनी जो मीडिया हाइप है वो हासिल कर ली जाती है और फिर उसके बाद उसको लावारिस छोड़ दिया जाता है। हुकूमत भी इसी तरह करती है और ये ट्रिकल डाउन एक्टिविटी होती है। अच्छा। जैसे हुकूमत कर रही होती है वैसे ही नीचे ब्यूरोक्रेसी हुकूमत की रविश को देख के चल रही होती है। तो जब हुकूमत किसी भी मंसूबे से थोड़ी सी तवज्जो हटाती है तो ब्यूरोक्रेसी उसको बंद कर देती है। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स का जिक्र मैंने आपके साथ किया है ये इनके साथ यही हुआ है। हर प्रोजेक्ट की डेडलाइन 7 से 8 माह थी, कोई प्रोजेक्ट 7 से 8 माह की डेडलाइन में मुकम्मल नहीं हुआ। जहां पर 2022 में हम इनको इतने क्रेडिट दे रहे हैं ना, एक ये भी इनके पास क्रेडिट है कि इन्होंने एक भी ईंट अभी तक बर वक्त नहीं लगाई।
कोई भी इन्होंने प्रोजेक्ट का ऐलान किया हो कि हम डेविस रोड पे एक ईंट 2 दिनों में लगाएंगे, इन्होंने 2 दिनों में नहीं लगाई, इन्होंने वो 4 दिनों में लगाई या 40 दिनों में लगाई। तो हर काम को डिले टैक्ट के साथ भी चलाते रहे, जिसकी वजह से ये जो मंसूबे हैं ये मुसलसल इल्तवा का शिकार हुए और अभी तक हो रहे हैं। अभी भी पूरा लाहौर आप देख लें उधेड़ा ही हुआ है इन लोगों ने, तो कहीं पे सेवरेज लाइंस पड़ रही हैं और वो काम वैसे का वैसे अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अभी हमने बात की है, कितने परसेंट ये मुकम्मल हो चुके हैं, जिनके ऊपर मतलब थोड़ा सा ही वक्त लगेगा और इनको मुकम्मल कर लिया जाएगा लेकिन निगलेक्टेड है? लाहौर के दाखिली व खारजी रास्तों को देखा जाए तो सबसे पहले सगियां का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे रोज़ाना तकरीबन 1.25 लाख गाड़ियों का लाहौर में इन और आउट है। उसके पैकेज 1 और पैकेज 2 65 से 70% मुकम्मल हैं और पैकेज 3 पर अभी रिसेंट काम शुरू हुआ है, वो तकरीबन 20 से 25% मुकम्मल हुआ है और अभी भी उस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 5 से 6 माह का वक्त दरकार होगा। सगियां प्रोजेक्ट के ऊपर जब रिसेंट सीनियर मिनिस्टर मियां असलम इकबाल साहब ने विजिट किया तो उन्होंने सितंबर की डेडलाइन दी थी, सितंबर 2022 की। क्योंकि आज 2022 हमने इनको याद करवाना है ना, तो 2022 की उन्होंने डेडलाइन दी थी, वो सितंबर 2022 में मुकम्मल नहीं हुआ। फिर उन्होंने नवंबर 2022 की डेडलाइन दी कि कम से कम ये जो दरवाज़ा है ना, आराइशी दरवाज़ा, इसको ही मुकम्मल कर दें, वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये जो सगियां प्रोजेक्ट है इसको भी मुकम्मल करने में मज़ीद 5 से 6 माह का वक्त दरकार होगा। दूसरा जो मेगा प्रोजेक्ट जो इस साल में इन्होंने मंजूर किया वो बाबू साबू और बंद रोड की तोसी का मंसूबा है। उसकी पंजाब हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी कर दी इसी 2022 में, और इसी 2022 में सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया तो वो मंसूबा भी बंद हो गया। अब हालात ये हैं कि पंजाब हुकूमत तरले मिन्नतें कर रही है कॉन्ट्रैक्टर से कि खुदारा ये काम आके शुरू कर दो, हम आपको टेंडर देने को तैयार हैं, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड देने को तैयार हैं, लेकिन कोई सरमायादार, सरमायाकार, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी कंपनी उसमें दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रही। उन्हें पता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सियासी जो मंजरनामा है दिन ब दिन अच्छी चेंज होता जा रहा है, उसके ऊपर अल्टीमेटली सियासी मंजरनामे में हर मिनट बाद चेंजिंग आ रही है कि पता नहीं अगला क्या। एनडीए से थोड़ा सा आगे चलते हैं, वासा भी है हमारे पास, पीएचए भी है हमारे पास, जरा पीएचए के हवाले से बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया है पूरे साल, क्या क्या कारकर्दगी रही है इनकी? इनके जो अल्फाज हैं वो मुख्तलिफ हैं, काम इन्होंने एलडीए वाले किया है। ठीक है। काम इन्होंने भी पूरा नहीं किया। अच्छा। जनाब इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ये भी उनके मंशूर में शामिल था, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा, एक बशर 2 शजर, अर्बन फॉरेस्ट्री, मेवाकी जंगल और बड़े नाम दिए उन्होंने कि ट्री कवर में इजाफा करना है। इस साल भी शहर में दरख्त लगाने का जो हदफ है वो मुकम्मल नहीं हो सका। जनवरी 2022 में जब नए साल का आगाज़ हुआ तो ये मुबारकबादों के पैगाम आते हैं, साथ साथ इस पीएचए ने भी अपनी टाइमलाइन दी कि हम दिसंबर 2022 तक शहर में 5 लाख नए दरख्त लगा देंगे। अच्छा। आज के दिन तक ये 2,39,987 हैं जो इनके रिकॉर्ड के मुताबिक है। अच्छा। ये 2,39,000 मैंने गिने नहीं है जाके, ये जो इनका रिकॉर्ड है वो बता रहा है। रिकॉर्ड में तो कुछ भी डाल सकते हैं, हाँ, तो नंबर्स ही करने हैं हमने। तो अब आप देखें कि इनके रिकॉर्ड के मुताबिक भी देखें तो ये आज तक 2022 के इख्तिताम तक अपना जो मुकर्रर करदा हदफ था उसका 50% भी अबूर नहीं कर सके। 50% भी अबूर करते तो शहर में जो 2.5 लाख दरख्त हैं वो लग चुके होते। पीएचए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जिसकी प्राइमरी जिम्मेदारी ही शहर में ये है कि वो शजरकारी करेगा, प्लांटेशन करेगा, वो ये शजरकारी ना कर सका। प्लांटेशन मुकम्मल हुई होती 2022 में तो ये जो तमाम तर माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है, तो इससे हमें बचा जा सकता था अगर प्लांटेशन मुकम्मल हुई होती तो। मुनीबा बहुत फायदा होना था। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए हवा पानी की ज़रूरत है, इसके लिए इसी तरह माहौल के लिए दरख्तों की भी ज़रूरत है, लेकिन ये दरख्तों के भी हदफ पूरे नहीं हुए। उसके बाद ये 2022 में पीएचए समेत कोई भी इदारा शहर लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत कोई भी जंगल नहीं बना सका। 2021 में 53 मुकामात पे मेवाकी जंगल बनाए गए। उसके बाद जब ये 2022 आया तो इस मंसूबे को ही
ठप कर दिया गया। बारहा हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर ऐलानात किए गए, एलडीए गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दी कि हम फंड्स देते हैं 9 करोड़ रुपए के पीएचए को कि इसके जरिए मेवाकी जंगल लगाए जाएं, लेकिन कोई एक भी मेवाकी जंगल नहीं लगाया गया। पीएचए की पहली जिम्मेदारी शजरकारी करना, दूसरी जिम्मेदारी है शहरियों को बेहतर सैरो तफरीह की सहूलियात फराहम करना, जिसमें पार्क्स नए बनाना। इस साल भी पीएचए कोई पार्क नहीं बना सका। लाहौर के बासियों के पास वही 5 से 6 पार्क्स हैं। जिलानी पार्क चले जाएंगे, ग्रेटर इकबाल पार्क चले जाएंगे, गुलशन इकबाल पार्क है, यही 5 से 6 पार्क है इनकी एंटरटेनमेंट के लिए। हालांकि जोहर टाउन में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। शादरा में फैमिली पार्क बनाने का प्रोजेक्ट था, मोर देन 80 कनाल जगह भी उसके लिए एक्वायर कर ली गई, वो भी नहीं बन सका। इसके अलावा आउटर पैराफरीज में रिंग रोड के साथ जो आबादियाँ हैं जो कि निगलेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे पार्क बनाने का प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ, कोई नया पार्क नहीं बन सका। अब जो पहले से मौजूद पार्क हैं उनमें बच्चों के लिए कोई झूला भी नहीं लग सका। अगर आपके वो तो जो लगे होंगे सदियों पुराने वो भी टूट गए होंगे, अब तो बच्चे जाते भी नहीं होंगे उसमें कि क्या करें जाके, क्या एक्टिविटी वहाँ पे कर सकते हैं हम जाके। ये जो लाहौर के पार्क्स हैं ना मुनीबा, ये लोगों की अट्रैक्शन के लिए ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर शहर लाहौर के बासी नहीं अगर यहाँ पे जाते हैं ना, तो इसके बावजूद दीगर जो शहरों से आने वाले लोग हैं उनकी यहाँ पर बहुत तवज्जो होती है। एक एडवेंचर शुरू करना था, जिप लाइन एक ऑलरेडी गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद है। वो एक बड़ा एडवेंचर किस्म का झूला है, उसकी 2021 में भी मंजूरी दी गई, 2022 में भी मंजूरी दी गई। पैसे सिर्फ उसके ऊपर कोई 15 से 20 लाख लगने हैं जिप लाइन लगवाने पे, वो भी किसी कॉन्ट्रैक्टर ने लगाने हैं, उसके बाद उसी को ठेका दे देना, वो भी जिलानी पार्क रेस कोर्स में इस साल में नहीं लग सकी। जिप लाइन लगानी थी, उन्होंने जिप आउट ही कर दिया, उसे निकाल ही दिया है। तो ये पीएचए की कारकर्दगी पीएचए की कारकर्दगी थी जनाब, जो हमने आपके साथ। वासा रह गया, वो अकेला बेचारा रह गया। इसके ऊपर पहले मैंने वासा को भी हमने जाने नहीं देना, उसको भी बताना है कि उसने क्या किया है। मतलब ड्रेन लाइन और वाटर टैंक बनाने थे, बारिशी पानी को सेव करना था ताकि हम बारिश जो पानी है उसको ज्यादा से ज्यादा रीयूज कर सके। कोई हुआ, कोई डेवलपमेंट हुई इस पे? अभी वासा ने भी वही किया जो एलडी और पीएचए ने किया, मतलब ना ही समझे। एलडी और पीएचए ने भी काम मुकम्मल नहीं किया। वासा ने भी अपने जो भी अहदाफ रखे थे इस 2022 में बदकिस्मती है कि वो भी नहीं कर सके। अच्छा। ये तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह हमने दरख्तों का जिक्र किया, ये माहौल के लिए ज़रूरी है। वासा की एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके साथ पूरा लाहौर बिल वास्ता या बिला वास्ता मुंसलिक है, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। exactly. ये बिल वास्ता और बिला वास्ता मैंने इसलिए कहा क्योंकि वासा ने पानी की फराहमी इस कदर गंदे पानी की फराहमी शुरू कर दी है कि लोगों ने बोतल का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ये फुटेजेस में ये आप देखें जरा, पानी का कलर आप देखें, ये हमारे घरों में ये पानी पिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक यही पानी आ रहा है। और इस पानी को साफ करने के लिए वासा ने पंजाब हुकूमत को पूरा साल बड़े तरले किए कि हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दें। ना वासा ने अपनी जेब से पैसे लगाए। अच्छा। और ना ही पंजाब हुकूमत ने जो ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वाटर सप्लाई और सीवरेज का, उसको बेहतर करने के लिए कोई पैसे खर्च किए। जो पानी की आपकी जो गंदे पानी की सूरत हाल आप दिखा रहे हैं ना, लाहौर में कुछ ऐसी वाटर सप्लाई की लाइनें भी हैं जो जंगे आज़ादी की बिछाई हुई हैं और आज तक उनको तब्दील नहीं किया गया। अच्छा जी। और उसका बाकायदा तौर पे ये जियो टैगिंग के साथ वासा का उसके पास रिकॉर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वासा का रिकॉर्ड बता रहा है कि 1857 की और 1904 की और 1947 से पहले की जो लाइनें हैं अभी तक ज़ेरे ज़मीन बिछाई गई हैं, उन्हीं लाइनों के ज़रिए ही पानी की फराहमी की जा रही है और आज तक उनको तब्दील नहीं किया गया। उनको तब्दील ना करने के बाद भी वासा इंतज़ामिया इस चीज़ का दावा करे कि हम लोगों में गैस्ट्रो का मर्ज नहीं फैला रहे, तो फिर ये सरासर ज्यादती होगी। जिस तरह ये शेरांवाला फ्लाईओवर की जब तमीर की गई तो उस वक्त खुद ये आके बड़े हमें दावे के साथ बताते रहे कि ये तो अंग्रेज़ दौर का सीवर था, अंग्रेज़ दौर की वाटर सप्लाई थी, हम इसको तब्दील कर रहे हैं। तो वो जो आपके इदारों को बने 45 साल हुए हैं, तो आपने इन 45 सालों में कोई होश के नाखून नहीं लिए कि हम इसको किस तरह तब्दील करें।
तो ये गंदे पानी को साफ करने के लिए भी इस 2022 में खातिर खा इकदाम नहीं हो सके। वाटर टैंक बनने थे इस 2022 में, कोई भी वाटर टैंक का प्रोजेक्ट इस साल में मुकम्मल नहीं हो सका। इसी तरह पानी बचाओ मुहिम जो कि जुडिशल वाटर कमीशन की तरफ से शुरू की गई थी, इस साल उस पानी बचाओ मुहिम के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया गया। मतलब ये तीनों जितने भी चीज़ें हैं, जितने इदारे हैं जिनके ऊपर हमने बात की है, कोई कारकर्दगी इनकी हमें नज़र नहीं आई है, वही पुरानी रविशन की तरफ से इख्तियार की गई है हमेशा की तरह। और जनाब हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब हम भी हमेशा की तरह मायूस ही नज़र आए हैं सेगमेंट के एंड पर, लेकिन उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। न्यू ईयर है, काश के इनको भी होश के नाखुन लेने चाहिए ताकि आवाम का थोड़ा सा सोच सके। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सर्दी अपने रूज पर है और साथ ही साथ बच्चों की स्कूल से छुट्टियां भी चल रही हैं। और छुट्टियों में आमतौर पर आपको पता है कि बच्चे घर पर होते हैं और जिद करते हैं कि यहाँ तो हमने नानी के घर जाना है या फला रिश्तेदार के घर जाना है। और अक्सर बच्चे डेली जनाब वालिदैन से बाहर घुमाने पर आने की जिद करते हुए हमें नजर आते हैं। और ये सब तो मामूल का एक हिस्सा हमारा बन चुका है, लेकिन इनके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए? ख़ास तौर पर वालिदैन को बच्चों के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है, जिससे उनकी तालीम का हर्ज भी ना हो और साथ ही साथ वो फिज़िकल एक्टिविटी भी उनकी चलती रहे, ताकि बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त रहें और छुट्टियां भी अच्छी गुजार सकें। तो आजकल थोड़े माशी हालात को देखते हुए ना वालिदैन परेशान होते हैं कि बच्चों की ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जा सके। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि जनाब कैसे आप अपने बजट में रहते हुए ना सिर्फ बच्चों को खुश रख सकते हैं, जिसके बाद वो पढ़ाई पर भी अपना ज़्यादा फोकस रख सकेंगे और इसी तरह छुट्टियों का मज़ा भी दोबारा हो जाएगा उनके लिए। और क्योंकि जिस्मानी तौर पर अगर बच्चा फिट रहेगा तो वो तालीम पर भी ज़्यादा फोकस्ड रह पाएगा। तो इसी पर आज हम जनाब बात करेंगे। हमारे साथ 3 बहन भाई मौजूद हैं और ऐसे बहन भाई हैं जो नन्हे मुन्ने बच्चों को जदीद स्किल्स सिखाकर उन्हें जीनियस बना रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इन स्टूडियो अब्दुर्रहमान खान है, तलहा खान है और लाइबा खान है, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और अपना एक स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं। तो आप तीनों को मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप तीनों? थैंक यू सो मच। ठीक ठाक हैं आप तीनों? अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाइबा सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करूंगी, लेडीज फर्स्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो लाइबा, जैसे मैंने बात की कि छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे इस वक्त घरों पे हैं और ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि छुट्टियां हो तो हमें कोई काम नहीं करना, हमने ना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ अपने गैजेट्स के साथ करते रहने का। तो मुझे बताइए किस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या डे टू डे जो स्केड्यूल होता है वो किस तरह का होना चाहिए हमारे बच्चों का? So first of all, thank you so much for inviting me to your show. अब जैसे कि आपके विंटर हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं, तो पेरेंट्स से और बच्चों से यही गुजारिश है कि अपना जो ये टाइम है ये प्राइम टाइम है कि ना कि सिर्फ आप घर में बैठ के गैजेट्स के सामने गुजारें या सारा टाइम नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते रहें। इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह के देखिए आप घर में बैठ के गैजेट पे अपनी जो गेम खेल रहे हैं वही आप कोडिंग भी सीख सकते हैं, आप उस पर एनिमेशंस बना सकते हैं, हमारे से आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं बिट्स एंड बाइट्स से, हमारे कैंपस पे आके ले सकते हैं। इसी तरह आप मेंटल मैथ्स ले सकते हैं, रोबोटिक्स ले सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्रिएटिव राइटिंग कोर्सेज हैं, फिर हमारे पास मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स है। सो यू हैव दिस एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू यूटिलाइज योर वेकेशंस इन अ वेरी नाइस एंड फन वे। देखिए बच्चों की तफरी भी हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई एक फ़न लर्निंग वे में हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चे आएँ, हफ्ते में 1-2 दफ़ा आएँ, अपना प्राइम टाइम आके इसमें स्पेंड करें ताकि उनकी लर्निंग भी साथ साथ होती रहे, जो कि 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फारिग टाइम में वो स्किल्स लर्न करें जो कि आगे उनको इन हॉलीडेज़ के बाद आगे 5-10 ईयर्स के बाद भी हेल्प करें। सो दैट्स द वे आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी हॉलीडेज़ इन चीज़ों में स्पेंड करें। अच्छा ठीक है। अब मैं तलहा आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे फ़न लर्निंग है, जिस तरह लाइबा ने भी बात की कि बहुत ज़्यादा इसका एक तो फोकस होना चाहिए हमारी, और क्या हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं या फिर हमारे स्कूल में फ़न लर्निंग करवाई जा रही है, सिर्फ लर्निंग तक हम महदूद रह गए? देखें, फ़न लर्निंग हैज़ टू बी डिफाइंड, लेकिन मेरा मानना ये है कि पहली चीज़ तो जो छुट्टियाँ आ गई हैं, आई वांट टू टेल पेरेंट्स के आप
एट दिस टाइम बच्चों को किसी तरीके से ना लर्निंग के नाम पे ना बर्डन ना करें। लर्निंग के नाम पे दे शुड हैव फन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बोला कि फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सो गाइस गो आउट देयर एंड प्ले। जिस तरह मुझे भी कहते हैं बॉल लगा यहाँ पे, क्रिकेट का चोट लगी है। सो गो आउट देयर एंड प्ले, नंबर 1। नंबर 2 इज़ जो फन लर्निंग की आपने बात की, जिस तरह मिस लाइबा ने बात की कि ये जो आप में जैसी शाम होनी, ठंड होनी, आपने इंडोर्स चले जाना है। ना वंस यू गो इंडोर्स, उसमें आपने गैजेट्स को, यू आर प्रोन टू टच द गैजेट्स एंड देन हैव देम। तो उसका यही पर्पज़ है कि ठीक है आप अपना एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए गैजेट्स को यूज़ करें, बट एट द सेम टाइम आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम इसी हॉलीडेज़ में कुछ ऐसा स्किल भी लर्न करें उन्हीं गैजेट्स के थ्रू, जिसमें रोबोटिक्स, कोडिंग आ गया, जिसमें आप जो आप गेम खेल रहे हैं और वही आप गेम बनाना सीख रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स फन। ठीक है, एक तरह से आप लर्न भी कर रहे हैं एंड देन यू हैविंग फन। एंड सिमिलरली रोबोटिक्स, आप रोबोट्स, मशीनों के इतने कार्टून्स देखते हैं, स्पेस साइंस के ऊपर इतने मूवीज़ देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, कार्टून शोज देखते हैं। मेक सम रोबोटिक्स, मेक सम रोबोट्स अबाउट स्पेस साइंस और मशीनरी, पुलिस सिस्टम। तो ये आई थिंक हैंड इन हैंड जब चलता है तो बच्चों के एक तो कॉन्सेप्ट्स भी क्या कहते हैं अच्छे होते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर हैविंग फन। So why not? And another thing is, because I teach English writing and communication skills, मैं बच्चों से कहूँगा guys पूरे दिन में सिर्फ 10 to 15 minutes के लिए just read a book, just read anything wherever you can. In the longer run it's gonna be very helpful to you. Exactly. लेकिन ये सब करने से पहले बच्चों के खासतौर पे इन्वॉल्वमेंट से पहले ना हमारे पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उन्हें अवेयरनेस होना चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा ये मेंटल मैथ है क्या, रोबोटिक्स है क्या, किस तरह इसमें जाया जा सकता है, कहाँ से ये कोर्सेज होते हैं, ये जानना उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से अब तक तो ज़्यादातर पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं तमाम तर चीज़ों से कि कहाँ जाना है हमें और कहाँ नहीं जाना है, कहाँ हमें पैसे वेस्ट नहीं करने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपकी तरफ आऊँगी मैं अब्दुल रहमान, आप मुझे बताइए कि जिस तरह हम बात की है इन्होंने रोबोटिक्स की, मेंटल मैथ्स की, मेंटल मैथ्स क्या है जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें क्या बताएंगे? So basically mental math is a Japanese technique. ये एक Japanese technique, it's been invented काफ़ी टाइम पहले से ये चल रही है। And what you do is abacus, the first computer जो होता है टूल, इसके ऊपर हम ट्रेन करते हैं। बेसिकली वी टीच देम हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड in up to zeros and all the way up to hundreds and thousands. Abacus was the first computer. उसी से हमारी सारी technologies based on है, and later on we still use this technique. Now the benefit is that it's sharpening both sides of your brains, not just one. As in our daily lives we only use one side of our brain. हम अपना right side ज़्यादा use करते हैं, but with the help of abacus हम जब अपने left hand से उसके ऊपर addition subtraction करते हैं तो हमारे left side भी use होता है। Now I'm not psychologist, इसके ना काफ़ी theory है, आगे deep जाता है जो मेरी sister ने learn की। To add on what Abdul said, मुनीबा जब आप जापान का नाम लेते हैं, what comes into your mind? मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांस, हाँ, इतनी एडवांसमेंट वहाँ पर आ रही है, मतलब हमसे तो वो 10 से 20 साल आगे हैं इस वक्त। 100 साल आगे, 100 साल आगे। When speaking of Japan, पिछले संडे अखबार आया, अच्छा, एडिटोरियल, उसमें आया था कि what was the reason behind Japanese rise, जापान का राइज कैसे हुआ 1960s के बाद में। अच्छा, and it was so shocking कि उन्होंने कहा one of the reason was कि 60s 70s में दुनिया स्कूलों में कैलकुलेटर अडॉप्ट कर रही थी, क्योंकि मैं अपने फादर से पूछता हूँ, ही इज एन इंजीनियर, तो वो कहते हैं हाँ 70s 80s में हमने कैलकुलेटर्स यूज़ करना शुरू कर दिए थे। ऑन द अदर हैंड जापान में एबेकस वाज ऑन द राइज, और ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री स्पेशली बनाई है कि एबेकस प्लेड सच अ पिवट रोल कि जिससे जापान का जो मेंटल लेवल जो है ना जापानीज, एक एवरेज जापानीज का, वो कहाँ से कहाँ चला गया, एवरेज टू ग्लोबल सिटीजन। तो हमने ये इस चीज़ को हमने बहुत फोकस किया, और मिस लाइबा इज एन एक्सपर्ट इन दिस कि यार ये कितना लाइक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग हर बच्चा यहाँ पे पाकिस्तान में कहता है मैथ्स एंड साइंस यू शुड बी गुड एट, but learn like how to do that maths properly in a like a mathematical and mental way. Wouldn't that be amazing कि आप एक within seconds calculations कर लेते हैं। अखबार में लिखा हुआ है कि 15 digits तक की calculations वहाँ पे एक average Japanese बच्चा ना 1.5 seconds में कर लेता है। 1.5 seconds मुनीबा, how is that possible? लेकिन this is happening in Japan. क्या बात है। बाकी आप इसकी तमाम तर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लाइबा आप ही हमें बताएगी है क्या है इसके अंदर, और किस तरह इसको मतलब लर्न किस तरह किया जा सकता है कि बच्चे जो है कौन सी एज से हमें उन्हें मेंटल मैथ्स की तरफ या इस तरह की चीज स्किल्स की तरफ लेकर जाना चाहिए। देखिए ये जो मेंटल मैथ्स जो है ना, ये टेक्निक इट्स नॉट जस्ट टू लर्न द मैथ,
इट इज़ बेसिकली टू इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। जापान इज़ नोन, वहाँ के बच्चे, वहाँ का इकोनॉमी, जो लोग उसमें काम करते हैं, दे आर नोन फॉर द यूज़ ऑफ देयर ब्रेन पावर। उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं है, लेकिन हर चीज़ में बहुत ज़्यादा साइंस भी नहीं है, हर चीज़ में हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो आपने अपने ब्रेन को पॉलिश करना है। 51 + 36 + 24 + 39, व्हाट इज़ द आंसर? बच्चा आपको 1 सेकंड में बता देगा। सोचें कि एक बच्चा जो छोटा सा है, एज 4 से बाय द वे हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो जब उसकी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग बचपन से ही हो जाएगी, अब वो बैठ के बेशक अकाउंटिंग कर रहा है, वो बैठ के बेशक कोडिंग कर रहा है, वो रोबोटिक्स कर रहा है, वो मशीन लर्निंग कर रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा है। इमेजिन हाउ फास्ट ही विल लर्न। देखिए, आई एम 29, मैं इतना फास्ट मेंटल मैथ्स तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने 7 years मेंटल मैथ पढ़ा एंड राइट नाउ आई एम लर्निंग साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, कि हम अपनी वेबसाइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनेट के दौर में, राइट? तो मेरी कुछ भी मैं लर्न कर रही हूँ, आई कैन लर्न थ्रू माई मेमोरी मसल। मैं हर चीज़ को विजुअलाइज कर सकती हूँ, राइट? अभी एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी हुई है, आपने ये भी स्क्रिप्ट याद किया है, यही चीज़ जो मैं 20 minutes में पढ़ रही हूँ, मेंटल मैथ्स जिसने किया हुआ है वो बच्चा वो 15-20 seconds में शायद वो कर लेगा। सो दे मेक यू फास्टर। हम जो चीज़ सिर्फ प्लान कर रहे होते हैं वो वहाँ पे बच्चे करके ख़त्म भी कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट मेंटल मैथ्स डज। मतलब हमारे यहाँ पे जो एक टर्म यूज की जाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, इस चीज को उन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर लिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे यहाँ पे आई 20 minutes लगा देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग shouldn't take you more than 2 minutes। And again, जो छुट्टियों का मौसम है, and even after holidays, it should not be burdenized, right? हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आप आएंगे, स्किल है। So it takes time, 1 साल लगेगा, 1.25 साल लगेगा, but your child will learn the skill for the rest of their lives. Exactly. उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। तो आपने हफ्ते में 1 दिन 2 दिन और 1 घंटा देना उसको, that's it. So आप अंडरस्टैंड करें कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। स्कूल का तो वो कांस्टेंट, वो सेमेस्टर, ये वो फलां चल रहा होता है। अच्छा, 2023 आने वाला है, सारे कहते हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनानी चाहिए, क्या क्या हमने करना है, पीछे छोड़ के आ जाए हर चीज, अपना पास्ट इवन हर चीज छोड़ के आ जाए, जितनी भी गलतियां की है, न्यू आपने स्टार्ट लेना है अपनी लाइफ का। 2023 में आप क्या कहेंगे कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है, कौन कौन सी चीजें हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए? So few things right off the bat. देखें, हम एक टेक्नोलॉजी का दौर में आ गए हैं और आगे ये और एडवांस होगा। तो बेसिक चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक 4-year-old को 5-year-old को अभी से ही स्क्रैच एक प्लेटफॉर्म है डेवलप बाय MIT, उसके ऊपर आपने कोडिंग सीखनी है बिफोर द एज ऑफ 5। फिर अगर हम आ जाते हैं एज 6 ऑल द वे अप टिल एज 12, देयर इज डिफरेंट वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग आपने सीखनी है, जिसके अंदर अब AI, मशीन लर्निंग का स्टार्ट ही वहीं से होता है। डेटा साइंस, आप इतना डेटा कलेक्ट करते हो। हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट 140 थिंग्स एवरी क्लिक पे कंपनीज गैदर कर रही होती हैं। नाउ व्हाट डू यू डू विद ऑल दिस डेटा? आपको एनालाइज करना है, एंड देन टू एनालाइज इट यू नीड टू लर्न सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आपको अभी से ही पाइथन सीखनी है, आपने बैक एंड में डेटा को कैसे मैनेज करते हैं वो सीखना है। तो फ्रॉम एज 6 all the way age 12 तक, these are the languages you need to learn. Then you go from age 12 and onwards. उसमें आपके आ जाते हैं more difficult courses. Now you need to get serious. And इसमें जो real life जब आप jobs पे जाते हो, for example, I worked in IBM Detroit as a web developer. उसके अंदर पे you need to learn how to make front end websites, how to make back end websites, how to manage all this accounts and everything, right? So these are the skills you need to learn from 12 and onwards. Now there's a lot of self-learning. Self-learning आपकी होती है कि घर बैठे there's websites like ours, हमारा एक पूरा learning management system है, जिसके ऊपर हमारे सारे courses हैं, they're Canadian certified, और हम यहाँ पे भी उनको push कर रहे हैं जो हमारे सेंटर्स नहीं आ सकता। Now Pakistan is such a big country, and not just Pakistan, even just Lahore में अगर देख लें, और 12 crore आवाम है हमारी। Not everyone can come to our DHS center or Wabra town center, you know. There's very far, and then जो traffic के हालात हैं, that's another thing, and parents, they're working in the morning, फिर शाम में they get tired बच्चों का। So for that हमने उसके लिए parents के, and it's quite cold as well, धुंध भी बहुत ज़्यादा, फॉग भी आजकल काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए भी हैव डेवलप्ड दिस सिस्टम। इट्स अ इंटरनेशनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपका बेटा फॉर एग्जांपल साइन अप करेगा, एंड ही हैज़ एक्सेस टू प्लेथर ऑफ कोर्सेज। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कोर्सेज हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही वांट्स टू लर्न, एंड उसके अंदर once he does 3 months 6 months course, he gets a certificate, and for that certificate हमारी आगे जो कोशिश है, we will get them internships in different departments as well in Pakistan, ताकि उनका what they have learned theoretically उसको practically use करें। And basically it's learned by doing. Yes. तो इसमें कोई वो नहीं है।
और इन दी एंड मैं ये पेरेंट्स से कहूँगा कि ये सारी बातें आपको पता है, आपके सारे जानने वाले भाई रहते हैं, यू लिव इन इंटरनेट एज, आप यूट्यूब देखते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप जस्ट लेजी हुए हुए हैं, जस्ट पिक अप अ फोन एंड कॉल अस, वी विल गाइड यू। और क्या कहते हैं, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है एंड बच्चों का अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और बच्चों की लर्निंग भी हो जाएगी। लेकिन तलहा अभी भी हमारे जो स्कूल्स हैं, जितने भी मतलब हमारे कह लें कि एजुकेशन सिस्टम है, वो अभी भी पुराना वाला है, अभी भी वो नया हम अप टू डेट नहीं हुए हैं। अभी भी वही हम लोग ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, कोई नई चीज़ें नहीं इन्वेंट की गई हैं। तो कब तक ये चलेगा और कब तक फिर हम लोग नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाएंगे? लेकिन इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि हमारा जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है और एक हमारी आबादी बहुत बड़ी है टू कम्पीट विद द डिफरेंट वर्ल्ड। लेकिन येस यू आर राइट, पुराना है, लेकिन हमें इसी सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता ये अपने अपने रोल अदा करना पड़ेगा और ये हम एक इसके अंदर रेडिकल चेंज नहीं ला सकते। तो आपका जिस तरह का रोल है मीडिया का रोल अदा करना पड़ेगा, हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम सबको अपना कलेक्टिव एफर्ट डालनी पड़ेगी। तो हम आई थिंक एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइक यू नो इन टाइम और लाइफ हम अचीव कर सकते हैं, but we cannot just blame the government, we cannot just depend upon the government. हमें उनके साथ काम करना चाहिए, and we are open to work with anybody, to collaborate with anybody, and we all have to play our shared role. Collectively अपना रोल जो है हमें प्ले करना है, वो सिर्फ एजुकेशनिस्ट नहीं है, सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट है सिर्फ उसने नहीं करना, हमने भी करना है, इवन दो के पेरेंट्स ने भी इसके ऊपर अपना जो ड्यूटी है, अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभानी है। हमारे साथ जनाब अब्दुर्रहमान, तलहा और लाइबा मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से दोबारा से मिलके। और जनाब ये तीन बहन भाई हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और अपना एक स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं और बच्चों को जीनियस बनाते ही जा रहे हैं। तो मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।